हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 की हम जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी पेपर 2 के, उसमें हम जो विधि के अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनमें पार्ट 5 को देखेंगे। महादेवी वर्मा ये जो वीडियो सीरीज है हमारी चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं और जो थ्योरीज हैं उन सबको देख रहे हैं। तो यदि आप इस पूरा सीरीज को देखते हो तो आप हिंदी पेपर 2 में 90% अंक आसानी से ग्रहण कर लोगे जब आप चीज़ों को याद कर पाओगे। तो इससे पहले मैंने इसी पार्ट में पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, और धीरे धीरे हम पूरा जो सिलेबस है उसको ख़त्म करने की ओर प्रयास अग्रसर है, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यूज और थ्योरीज दोनों को देखते हैं। इससे पहले कई सारे जो निर्धारित हिंदी साहित्य के काव्य में दिए गए थे, जैसे विद्यापति, सूरदास, ये सब को मैंने थ्योरीज और एमसीक्यू दोनों को कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप इन सब वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लोगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये जो प्लेलिस्ट है जेएससी से सीजीएल हिंदी पेपर 2, इसको आप फॉलो कर लेंगे। इसमें लगभग मैंने अभी तक 42 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और इसमें जो आगे जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे। अभी तो जो जेएससी से सीजीएल के एग्ज़ाम की डेट है वो अभी कोई संभावित है नहीं, क्योंकि अब जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है और ना भी कोई सूचना आई है। तो संभवतः जो डेट है वो बढ़ने ही वाली है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब तक डेट बढ़ती है तब तक आपके लिए एक अच्छा समय होगा कि आप अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कर लें। ये हमारा यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने इनको अपना जो चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसे पढ़ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो QR कोड है आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले जो महादेवी वर्मा है उनके संक्षिप्त जीवन को पढ़ते हैं। जो संक्षिप्त में उनका जीवन है, जहाँ से हमेशा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि महादेवी वर्मा है, उनका नाम क्या था? तो उनका जो उपनाम था ये पूछा जाता है महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आधुनिक मीरा। याद रखेंगे महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, और मृत्यु स्थल जो क्या था तो वो प्रयागराज था, जिसे जो इलाहाबाद इसका पुराना नाम है, इसे प्रयागराज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको आप याद रखें। इनके जो पिता हैं उनका नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। सामान्यतः जो ऐसे सवाल होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन जन्म स्थान से आपको हमेशा सवाल आएंगे, और जन्म का जो डेट है उससे हमेशा सवाल आएंगे। तो आपको जन्म का डेट याद रखना है कि जन्म इनका कब हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो 1987 ईस्वी में मृत्यु और 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। और जिला की बात करें तो फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था और प्रयाग में इनका मृत्यु हुई थी। और जो इनके जो पति थे, इनकी शादी हुई थी, ठीक है, महादेवी वर्मा जो हैं इनकी शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने जो अपना जीवन है वो एक जो वैराग्य की तरह निभाया। जिस तरह से ऋषि मुनि निभाते हैं उस तरह से इन्होंने अपना जीवन बिताया, एक वैराग्य की तरह। बाकी इनके जो पति थे उनका नाम स्वरूप नारायण वर्मा था, और इन्होंने भी आगे शादी नहीं की थी, ना तो महादेवी वर्मा ने की थी और ना इन्होंने की थी। तो दोनों, लेकिन दोनों अलग रहते थे, ठीक है। और हाँ, इनका जो मेल मिलाप होता रहता था, लेकिन दोनों अलग रहते थे, ये बात आपको याद रखना है। और ये इनका जो पेशा था वो क्या था? तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि एक कवित्री है, सबसे इम्पोर्टेंट कवित्री है। मतलब कवि होता है पुरुष, और कवियत्री जो बोलते हैं वो महिला होता है, उसे कवियत्री बोलते हैं। तो ये कवित्री थे। उसके बाद उपन्यास भी इन्होंने कुछ कुछ लिखे हैं, लघु कथा लिखी हैं। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है कि ये चित्रकला भी करती थी, तो चित्रकला भी इसे याद रखना है। इनकी यदि शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा इन्होंने जो संस्कृत है वो प्रयाग विद्यालय है उससे ग्रहण की थी। प्रयाग विद्यालय से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी, आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि इनके आंदोलन की बात करें, आंदोलन का सीधा सा कहना का अर्थ है कि जब हिंदी साहित्य का जो काल डिवीजन हम करते हैं, उनके जो काल है उसमें बांटते हैं, तो उस कौन से काल में इनका जीवन आता है, कौन से काल में? तो ये छायावादी युग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छायावादी युग के 4 जो स्तंभ होते हैं, ठीक है,
सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए और महादेवी वर्मा हो गए। ये छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं, तो उनमें इनका स्थान है वो छायावादी में, ठीक है। और इनका उल्लेखनीय काम की यदि बात करें, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेरा परिवार, उसके बाद आता है पथ के साथी। ये तीनों तो आपको रटा हुआ होने चाहिए, मतलब आपसे नींद में भी कोई पूछ दे तो आपको ये याद होना चाहिए, खास करके यमा, क्योंकि यमा के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। यमा के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार इन्हें 1982 में मिला है वो यमा के लिए ही मिला है। और यमा है क्या, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। यमा एक 4 जो उनकी कविताएं हैं उनका एक संग्रह ही है बस। और इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण जो उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो वो 1956 में ही हुई थी, ये भी आप जानते हैं। तो 1956 में ही इन्हें पद्म भूषण मिला और 1988 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, जो कि सबसे उच्च सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, ठीक है। भारत रत्न के बाद सबसे उच्च सम्मान पद्म विभूषण, उसके बाद फिर पद्मश्री और उसके बाद फिर पद्म भूषण, ठीक है। तो ये 3 होते हैं सम्मान, और उससे पहले जो होता है वो भारत रत्न कहलाता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बात थी इनके बारे में, ये आपको याद रखना है। अब इनका जो जीवन था उनको विस्तार से यदि देखें तो इनका जन्म मैंने बताया 1907 ईस्वी में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी वो 1987 ईस्वी में हुई थी, प्रयाग उत्तर प्रदेश में। ये हिंदी भाषा की कवित्री हैं, और हिंदी में जो छायावादी युग है उनके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक इन्हें कहा जाता है, जिनमें जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा का नाम आता है। तो ये 4 स्तंभ हैं छायावादी युग के। आधुनिक हिंदी के सबसे जो सशक्त, मतलब सबसे जो शक्तिशाली कवित्रियों में से होने का जो एक कारण है, इसके कारण ही इन्हें जो आधुनिक मीरा कहा जाता है। जिस तरह से जो मीरा ने काम किया था, कृष्ण की भक्ति की थी, तो इन्होंने जो आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं, कवि जो कवित्री, जो एक कवित्री का गुण मीरा में था, वही गुण इनमें दिखता है, महादेवी वर्मा में दिखता है, जिस कारण से इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। वहीं जो निराला कवि हैं, ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है। यदि हिंदी एक विशाल मंदिर के समान उन्होंने माना है, तो उसकी जो सरस्वती है, मतलब देवी जो है, शिक्षा की जो देवी है, वो किसे माना है, तो वो जो महादेवी वर्मा को ही माना है। तो ये कथन जो है वो याद रखें कि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, किसे कहा है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा है। इनकी जो काव्य थी उनमें ना केवल आपको समाज सुधार के जो वक्तव्य आपको मिलेंगे, बल्कि आपको वहाँ पे महिला के प्रति जो उनकी चेतना थी, उनकी जो भावनाएं थी महिला के सुधार के प्रति, चाहे वो जो समाज में उनकी जो पिछड़ापन है महिलाओं का, उन सब के प्रति इनकी जो चेतना थी वो काफ़ी सजग थी। और उनके मन में जो पीड़ा थी, जो स्नेह था, वो जो श्रृंगार था, उन सबको वो जन जन में प्रभावित करने, जो जन जन की जो पीड़ा थी उनको इन्होंने स्थापित किया था। और ये केवल पाठक के मन ही नहीं, उसकी समीक्षकों की भी जो गहराई था उन तक उन्होंने प्रभावित किया था। मतलब जो यदि आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो ये आपको अंदर से प्रभावित करेंगी, जो आपके जो हृदय है उसको झंझोर के रख देगी। तो ये इनका गुण था, ठीक है। उन्होंने जो खड़ी बोली है, इसमें हिंदी की जो कविता में कोमल शब्दावली, ठीक है, जो सामान्य जो शब्दावली है, जो कर्कश ना हो, जो कर्ण प्रिय हो, तो ऐसी शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया। सामान्यतः यह माना जाता था कि कर्ण प्रिय जो शब्द होते हैं वो ब्रज भाषा के ही होते हैं। तो इन्होंने ब्रज भाषा के जो कर्ण प्रिय शब्द हैं, वो वैसा ही शब्द जो है वो हिंदी को इन्होंने दिया कि वो कर्ण प्रिय लग सके। और इन्होंने कई सारे जो शब्द हैं अपने अनुकूल के अनुसार, संस्कृत और बांग्ला के जो शब्द हैं उनको कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी में उनको जामा पहना है। मतलब हिंदी उनका कह दिया कि ये जो शब्द हैं, संस्कृत के हो चाहे फिर बांग्ला के हो, उनको हिंदी में यूज करने लगे इन्होंने, ठीक है। और ये संगीत की जानकार भी थी, ये भी आपको याद रखना है कि संगीत के जानकार होने के कारण गीतों का जो नाद सौंदर्य है और ये इनकी जो शैली थी, व्यंजना शैली मैंने आपको बताया है, जो इनकी शैली थी पैनयुक्तियों की व्यंजना शैली में, ये अत्यंत दुर्लभ काम इन्होंने किया है। व्यंजना शैली है क्या, तो हमने जो शैली के बारे में पढ़ा था कि जो शब्द शक्ति होती है उसमें 3 जो चीज़ें होती है, उसमें से ही एक व्यंजना है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना।
3 शब्द शक्तियाँ होती है, तो उन्हीं में ये जो शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो ये व्यंजना है। तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो उससे ही ये संबंध रखता है। तो आप यदि इस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है शब्द शक्ति के बारे में, ये आपके सिलेबस में दिया भी गया है, तो उसको आप देख लोगे, ठीक है। ये वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो उन्होंने जो अध्यापन का कार्य किया, जो वो महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने अपना जीवन का जो कार्य की शुरुआत की थी वो अध्यापन से ही की थी। जो वो विद्यालय था, जो वहाँ पे वो अध्यापन ही करती थी, और शुरुआत में और अंतिम समय तक वह जो महिला विद्यापीठ थी उसकी प्रधानाचार्य वो बनी रही। मतलब अध्यापन का कार्य वो जीवन के अंतिम समय तक करती रही। उनका बाल विवाह तो हो गया था जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन वो अविवाहित की बात ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है। जो कवित्री है वो गद्य लेखिका, जो कवित्री है प्रतिभावन कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी थी और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। मतलब इनको जो था साहित्य में तो इनका ज्ञान था ही, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद हो। भले ही इन्होंने गद्य की जो रचनाएं हैं वो कम की है, पदों की रचना ज़्यादा की है, तो ये इनमें जो है वो इनमें इनका गुण था। और इसके साथ ही इन्होंने साहित्य और संगीत में ये निपुण थी, और इसके साथ ही इन्होंने इनका जो चित्रकार भी एक थी, और ये सृजनात्मक अनुवादक भी थी। मतलब अनुवाद भी कर लेती थी, जिस कारण से इन्होंने कई सारे जो बुक्स हैं, चाहे वो संस्कृत के हो, जो पुराने जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखी गई जो किताबें हैं, उन सबको इन्होंने जो अपने लैंग्वेज में इन्होंने हिंदी में उनको अनुवाद किया था। तो ये एक कुशल अनुवादक भी थी। और 2007 ईस्वी में इसकी जो जन्म शताब्दी थी, क्योंकि आपने देखा कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो 2007 ईस्वी में इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इन्हें 2007 में जन्म शताब्दी मनाने का जो आरंभ है वो किया गया, ये आपको याद रखना है। और 1982 को भारतीय साहित्य के अतुलनीय योगदान के लिए, इन्होंने भारतीय साहित्य में जो अतुलनीय योगदान दिया उसके लिए यमा जो इनका बुक है उसके लिए इन्होंने ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो भी इन्हें मिला। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और गूगल ने 2018 में इनका डूडल भी बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और पति का नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और जो महादेवी वर्मा थे, ये मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत जो हैं और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके साथ इनका संबंध काफ़ी अच्छा था। तो ये आपको याद रखना है। जो सुमित्रा नंदन पंत है और जो निराला है, इनके साथ इनका संबंध काफ़ी अच्छा था, ये आपको याद रखना है। अब जो इनकी शिक्षा की यदि बात करें, तो महादेवी वर्मा जी ने शिक्षा का जो आरंभ किया था वो इंदौर में मिशन स्कूल से ही प्रारंभ किया था। इनकी शिक्षा जो आरंभ हुई थी वो इंदौर के मिशन स्कूल से हुई थी। और संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा जो चित्रकला में शिक्षा जो है वो अध्यापकों द्वारा इनके घर पे ही की जाती थी, ठीक है। और बीच में इनका जो विवाह हो गया था, ये मैंने पहले भी बताया, जो कि आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इन्होंने 1919 में कास्थवेट जो कॉलेज इलाहाबाद है वहाँ जाके इन्होंने प्रवेश लिया, और उसके जो कॉलेज के जो छात्रावास है वहीं पर रहने लगे, और इनके शिक्षा का जो आरंभ हुआ वो यहीं से होने लगा। और 1921 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने 8वीं कक्षा थी उनका, उसमें उन्होंने प्रांत भर जो जिला होता था उस समय के, जो उसका जो प्रांत होता था, जैसे यूपी का जो मध्य प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इतने वे जो शिक्षित थे। यही कारण है कि उन्होंने जो अपना जो काव्य जीवन की शुरुआत की थी, ठीक है। यहीं पे जो जब इन्होंने ये जो 8वीं कक्षा का आरंभ पास किया, उसके बाद इन्होंने अपना जो काव्य जीवन है उसको आरंभ किया, और 7 वर्ष की अवस्था में ही ये जो कविता है वो लिखने लगी थी। ये आपको याद रखना है। ये डेट जो वर्ष है वो पूछा जा सकता है। और 1925 ईस्वी तक, तो यदि 1907 से आप 1925 को जोड़ोगे तो 3 इधर और 15 इधर, मतलब 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविताएं की रचना काफ़ी अच्छे तरीके से करने लगी थी, और ये प्रसिद्ध भी हो चुकी थी, ठीक है। और 1925 तक इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा उत्तीर्ण की, और वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध भी उसी समय हो चुकी थी। और विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें इनका जो कविताएं हैं उनका प्रकाशन भी होने लगा था। तो ये आपको याद रखना है। और कॉलेज में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिन्होंने झांसी की रानी जो कविता लिखी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी घनिष्ठ मित्रा थी इनसे, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनसे इनकी घनिष्ठ मित्रता थी, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है जो 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए पास किया।
जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो वहाँ से संस्कृत में एमए पास किया। और तब तक इनकी दो कविताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक निहार और दूसरी रश्मि, ये प्रकाशित हो चुकी थी। तो ये दो कविताएं तब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी थी, निहार और रश्मि। तो निहार और रश्मि को याद रखना है, ये दो कविताएं हैं, इनके प्रकाशन हो चुकी थी, इनके जो एमए करने के उपरांत थी। ठीक है, एमए करने के उपरांत थी। उसके बाद इनका कार्य क्षेत्र आता है कि इनका जो साहित्य का जो क्षेत्र है वो कैसा रहा है। तो महादेवी वर्मा का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन, अध्यापन रहा है और चित्रकला भी इन्होंने किया है, मैंने पहले भी आपको बताया है। इन्होंने इलाहाबाद के जो में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे इसकी प्रधानाचार्य और कुलपति भी रही। मैंने पहले भी बताया था कि जो आरंभ इन्होंने इससे ही किया था और अंत भी जो था वो प्रधानाध्यापक के रूप में ही रहा था। कहाँ की? तो जो इलाहाबाद की जो प्रयाग महिला विद्यापीठ है वहाँ पे ये रहती थी। उसके बाद 1923 ईस्वी में इन्होंने महिला की प्रमुख जो पत्रिका होती थी, महिलाओं के लिए जो प्रमुख पत्रिका होती थी चांद, उसका कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो ये चांद आपको याद रखना है, डेट याद रहे चाहे ना रहे, चांद आपको याद रखना है। और किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 1930 ईस्वी में इन्होंने निहार, 1930 ईस्वी में निहार, उसके बाद 1932 ईस्वी में रश्मि, 1934 ईस्वी में नीरजा और 1936 ईस्वी में संध्या गीत। संध्या गीत, ये 4 कविताएं इन्होंने लिखी। कब कब लिखी ये आपको डेट याद रखनी है। तो डेट आपको ये देख लीजिए, मैं फिर से इनको जो अंडरलाइन है वो कर देता हूँ। डेट आपको याद रखनी है कि 1930 ईस्वी में निहार, 1932 ईस्वी में रश्मि, 1934 ईस्वी में नीरजा और 1936 ईस्वी में संध्या गीत। ये चार जो कविताएं हैं इनको इन्होंने प्रकाशित किया इतने समय में। और बाद में जाकर यही कविताएं 1939 ईस्वी में, इन चारों जो काव्य था उनको एक किताब में संग्रहित किया गया और उनकी जो कलाकृति है उनको यमा नाम से प्रकाशित किया गया 1943 ईस्वी में। तो आपको डेट याद रहे चाहे ना रहे, ये वाला डेट नहीं याद रहे तो कोई नहीं, लेकिन 1939 आपको याद रखना है कि 1939 ईस्वी में यमा शीर्षक से जो इनके काव्य संग्रह था, नीरा, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, इनका प्रकाशन किया गया था 1939 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। उन्होंने गद्य हो चाहे काव्य हो और शिक्षा हो चाहे चित्रकला हो, इन सभी में नए आयाम जो है वो स्थापित किए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं जिनमें मेरा परिवार, मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये कई सारे, और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनका उपन्यास है श्रृंखला की कड़ियाँ। उसके बाद अतीत के और अतीत, ये अतीत भी लिखा है। और ये कई सारे जो चलचित्र हैं ये इनके प्रमुख होते हैं। तो मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां, अतीत, ये सब आपको याद रखना है। 1955 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद के जो साहित्यकार संसद की स्थापना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आपको याद भी रखना होगा कि 1955 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। और पंडित इलाई चंद्र जोशी जो थे उनके सहयोग से साहित्यकारों का संपादन भी संभाला था। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलन यदि कहीं आरंभ हुआ था तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किनका था? तो वो महादेवी वर्मा का ही था। और इस प्रकार जो पहला भारतवर्ष में जो कवि सम्मेलन हुआ था 15 अप्रैल 1933 ईस्वी में, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ था। वो उनमें जो महादेवी वर्मा था उनका काफ़ी योगदान था। तो जो पहला अखिल भारतवर्ष में कवि सम्मेलन हुआ था 15 अप्रैल 1933 ईस्वी में, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये आपको याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में हुआ था। और इनमें जो इनका जो आयोजन है उसमें महादेवी वर्मा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, यह भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि वो हिंदी साहित्य में रहस्यवाद के प्रति प्रवर्तिकर्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, जो रहस्यवाद होता है हिंदी साहित्य में उसके प्रतिवर्तक भी महादेवी वर्मा को माना जाता है। और महात्मा गांधी से इनका प्रभाव था, क्योंकि वो जो समय था वो महात्मा गांधी के आने के बाद जो भारतीय जो आज़ादी का जो लड़ाई है, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें प्रत्येक जो व्यक्ति था वो जन जो था वो महात्मा गांधी से प्रभावित हो रहा था। तो महात्मा गांधी का प्रभाव इन पे भी दिखता है। और इन्होंने जन सेवा का व्रत जो है वो उनके बाद ही लिया था, क्योंकि जन सेवा के लिए महात्मा गांधी ने काफ़ी कार्य
कार्य किया था, तो इन्हीं से प्रभावित होकर जो महादेवी वर्मा हैं उन्होंने भी जन सेवा का व्रत लेकर झूंसी में कार्य किया और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। 1936 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1936 ईस्वी में नैनीताल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस समय उस समय उत्तर प्रदेश में था और अब ये उत्तराखंड में है। तो नैनीताल में एक मतलब एक बंगला बनाया था, ठीक है, महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनाया था जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। क्या रखा था? मीरा मंदिर रखा था। ये आपको याद रखना है। मीरा मंदिर कहाँ पूछ देगा याद आपसे, तो ये नैनीताल में है और ये 1936 ईस्वी में बनाया था। डेट तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन मीरा मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जितने दिन वह वहां रही, वहां पे जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे उनकी शिक्षाओं में इन्होंने उनके विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते रही। बाद में जो बंगला है उसे महादेवी वर्मा का संग्रहालय, जो साहित्य संग्रहालय है, उसका नाम से जाने जाने लगा। तो ये भी आपसे सवाल जो है वो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहालय है वो कहाँ है, ठीक है। महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहालय है वो कहाँ है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो वो कहाँ है? तो वो नैनीताल में है। और नैनीताल कहाँ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। और उस समय कहाँ हुआ करता था? तो उस समय यूपी में हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो यूपी और उत्तराखंड था इनका डिवीजन नहीं हुआ था। वो महिला के मुक्तिवादी भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं के जो प्रति उनका जो संवेदना थी, उनके प्रति जो रचनाएं इन्होंने की, तो इससे कहा जाता है कि महिलाओं की मुक्तिवादी भी थी। महिलाओं को मुक्त करने का उन्होंने जो प्रयास किया था, इस कारण से उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा जाता है, ठीक है। महिला व शिक्षा के विकास कार्यों और जन सेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है, कि उन्होंने समाज सुधार के लिए भी कार्य किया, क्योंकि उन्होंने महिलाएं या फिर उनकी जो शिक्षाएं थी इन पे भी उन्होंने काफी जोर किया था और जन सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया था, जिस कारण से इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। जो उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा व वेदना में कहीं दर्शन नहीं आपको मिलेगा। जो उनके जो साहित्य है उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि वो अपनी पीड़ाओं को दिखाएं, अपने अपनी जो वेदना है उनको दिखाएं। ये सब इनके साहित्य में नहीं होता, बल्कि अदम्य जो रचनाकार रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। इनकी जो रचनाएं हैं इनमें आपको जो समाज में बदलाव लाना है, समाज की जो स्थिति है उसको सुधारना है, इन सब के प्रति इनका फोकस होता है। ना कि जो अपनी वेदना है, वो अपनी जो पीड़ा है उन पे ये फोकस करें, ना उन पे फोकस नहीं करके समाज के विकास है, उसके जो अदम्य आकांक्षा है, उन सब पे इन्होंने फोकस किया। और जो समाज में जो बदलाव लाने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया था। तो ये आपको चीज़ें हैं वो याद रखनी है। अब बात जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा यदि पूछे जाएंगे तो यहीं से आ जाएगी। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, तो मैंने जैसे बताया कि ये कवियत्री हैं, तो इनकी जो कविताएँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिसमें मैंने आपको निहार बताया था, तो निहार 1930 ईस्वी में छपा, रशीम 1932 ईस्वी में छपा, उसके बाद नीरजा, उसके बाद संध्या गीत 1936 ईस्वी में। तो 30, 32, 34, 36 ये दो ईयर के गैप पे छपा। 30, 32, 34, 36 ये आसानी से आप याद रख सकते हो। ये याद करने का तरीका भी यदि आप ऐसे लिख लो तो आप आसानी से कर सकते हो कि नी र उसके बाद नी और सा, ठीक है। तो ये पहले तो नीरजा से आप नीर याद रख लोगे और निशा फिर याद रख लो कि निशा और नीरजा, ऐसा याद रख लो, निशा और नीरजा। तो कुछ आप जब ट्रिक लगाओगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे आप इसको याद कर लोगे, कैसे याद करोगे, तो इसको आप ऐसे ही याद करोगे कि निहार, ठीक है, निहार और रश्मि, निहार और रश्मि, उसके बाद नीरजा आ गया, उसके बाद संध्या गीत आएगा। तो ये चारों जो है, मैं इस पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि यही चारों 1939 ईस्वी में, 36 के 3 साल बाद 1939 ईस्वी में यही चारों जो काव्य हैं इनको संग्रहित कर यमा नाम से प्रकाशित किया गया और यही यमा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। इस कारण से आपको इन पे फोकस रखना है। उसके बाद आता है दीपशिखा, दीपशिखा 1932 ईस्वी में। उसके बाद आता है सप्तपर्णा, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद सप्तपर्णा आता है, जो कि एक ट्रांसलेटेड है, अनुदित मतलब ट्रांसलेटेड रचना है सप्तपर्णा। उसके बाद आता है प्रथम आयाम, उसके बाद अग्नि रेखा। इन सब का डेट नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डेट किसकी याद रखनी है, लेकिन आपको डेट याद रखनी है कौन कौन सी। तो 1930 आपको याद रखना है, 1932, 1934, 1936 और 1939 याद रखना है। 1939 में यमा का प्रकाशन हुआ था। और यमा किस किस के है, तो नीरजा, रशीम, निहार, रशीम, नीरजा और संध्या गीत, ये आपको याद रखना है। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने अनेक काव्य संकलित भी प्रकाशित किए, जिनमें उपयुक्त रचना में उनके जो चुने हुए गीत हैं उनको संकलित किया गया था, जिसमें कौन कौन से आते हैं, जो आत्मिकता आती है, परिक्रमा आती है,
शानिंदी आती है, उसके बाद यमा, ये जो गलत लिखा हुआ है ये 1939 होगा, 36 नहीं होगा, 1939। उसके बाद होगा गीत पर्व, दीप गीत, उसके बाद समरिका, उसके बाद नीलंबरा, उसके बाद आधुनिक कवि। तो ये सब इनकी जो रचनाएं हैं ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये आपको जो ये इतनी रचनाएं आप याद रखोगे। उनके बाद ये सवाल हमेशा आता है कि महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनके कौन कौन से गद्य साहित्य हैं। तो सबसे पहले यदि रेखा चित्र में बात करें तो रेखा चित्र में इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। डेट तो सामान्यतः मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये जो नाम है ये याद रखना है कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ऐसे आपसे पूछ देगा कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है, तो आपको महादेवी वर्मा टिक लगाना है। उसके बाद संस्मरण मतलब याद जो होती है वो, तो पथ के साथ ही संस्मरण। उसके बाद मेरा परिवार संस्मरण ही है और एक संस्मरण नाम से ही है। तो ये तीन आपको याद रखना है, पथ के साथ ही, मेरा परिवार और संस्मरण याद करना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। और इनके जो चुनिंदा भाषण है उसका जो संकलन है वो क्या है, तो वो संभाषण है, समभाषण, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यदि इनके निबंधों में बात करें तो निबंध में श्रृंखलाओं की कड़ी आ जाता है, विवेचना आ जाता है, विवेचनात्मक गद्य आ जाता है, उसके बाद साहित्यकार की आस्था आ जाता है, और उसके बाद संकल्पिता आ जाता है। तो ये चार जो निबंध है वो भी आपको याद रखना है, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था, और उसके बाद संकल्पिता, ठीक है, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, ठीक है, ये दोनों साथ में है। उसके बाद ललित निबंध में यदि बात करें तो छंदा आता है। उसके बाद यदि कहानियों में बात करें तो गिल्लू आता है। तो आपको याद रखना है कि इनकी जो कहानी है वो कौन सी है, तो ये गिल्लू है, ठीक है। उसके बाद संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का यदि संग्रह में बात करें तो वो हिमालय नाम से आता है। ये जो संग्रह है ये 1963 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसी का यह संस्मरण है 1963 ईस्वी में, हिमालय नाम से। और इनके यदि विविध संकलनों की बात करें तो इसमें समरिका, स्मृति चित्र, संभाषण, उसके बाद संचयन और दृष्टिबोध आता है। तो ये आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद यदि जो इनकी बात करें महादेवी वर्मा के वल्ल कविताओं में बात करें कि बच्चों के लिए जो कविताएं लिखती थी, उनमें दो आते हैं। उसमें ठाकुर जी भोले हैं, ठीक है, ठाकुर जी बोले हैं, और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। तो ये दो आपको याद रखें, आज खरीदेंगे हम ज्वाला और ठाकुर जी भूगे हैं। उसके बाद अपने समय की लोकप्रिय जो पत्रिका है चांद, मैंने आपको बता दिया, इसका जो प्रकाशन करते थे। और साहित्यकार, ये दो मासिक पत्रिका थी, उनका भी संपादन इन्होंने किया है, आपको याद रखना है। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी, और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दो स्थापना इन्होंने की थी, पहला जो है वो साहित्यकार संसद की स्थापना, और दूसरा है जो है वो रंगवाणी नाटक संस्था की स्थापना की। और इनके जो प्रकाशन है संपादन करते थे किसका, तो वो चांद का और साहित्यकार मासिक जो पत्रिका थी इनका इन्होंने संपादन किया था। तो ये आपको इतनी चीजें आप याद रखोगे इन सब में। उसके बाद एक फैक्ट्स आता है कि कौन सा जो कवि है, कौन सा जो लेखक है, उनका इनके बारे में क्या विचार था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका क्या विचार था। तो उनके जो माधुर्य आलोचकों ने इनकी जो वेदना है और अनुभूति है, इनकी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये आपसे इसी तरह से सवाल पूछेगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने इनकी माधुर्य आलोचकों ने इनकी जो वेदना है, इनकी जो अनुभूतियां हैं, इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। किसने, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर और कोई भी आलोचक हो, ठीक है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी समीक्षक उनके काव्य को समिष्ट परक मानते हैं, ठीक है। तो समिष्ट परक कौन मानता है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और इनकी जो अनुभूति है, वेदना है, इन पर प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा किया है, तो ये आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने किया है। तो ये बातें कम से कम आपको इतनी जो कथन है वो आपको याद रखना होगा, तभी आप जो प्रश्न है उनको हल कर सकते हो। उसके बाद आता है कि बंगाल के अकाल के समय जो 1943 ईस्वी में विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल के समय जो 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल आया था, इन्होंने इसमें काव्य संकलन प्रकाशित किया था, और बंगाल से संबंधित बंग भू सत्यवंदना नामक कविता भी लिखी थी। और इस प्रकार इसे जो चीन आक्रमण जब हुआ था तो उसके प्रतिवेदन में हिमालय नामक जो 1963 ईस्वी में इन्होंने काव्य जो है वो प्रकाशित
किया था और उसका संपादन किया था। यह संकलन उनके जो युग बोध का प्रमाण देता ही है। उन्होंने चित्रकला के काम पर अधिक तो फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जल रंगों में वंश जो शैली है उसमें बनाया गया और चित्र के धुंधले रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। तो ये कला में भी इनका जो योगदान है वो आप इनका कला में भी योगदान देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पुरस्कार और सम्मान कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा इन्हें अवार्ड मिला। तो 1943 ईस्वी में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिकीय मिले, मंगला प्रसाद पारितोषिकीय अवार्ड मिला और उसके बाद भारत भारती पुरस्कार मिला। तो ये कब मिला? तो 1943 ईस्वी में। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में इन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया था। आप जानते हैं कि विधान परिषद में सदस्यता जो है वो मनोनीत की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण दिया। ठीक है, पद्म भूषण 1956 ईस्वी में दिया और उसके बाद मैंने बताया था कि जो इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था तो वो 87 में मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली भारत की पहली महिला, इंपॉर्टेंट बात है, भारत की पहली महिला जिन्होंने जो साहित्य अकादमी है इनकी सदस्यता ग्रहण की थी तो 1971 ईस्वी में। 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण मिला। तो मैंने आपको बताया कि पद्म भूषण कब मिला, तो वो 1956 में मिला। 1956 में मिला पद्म भूषण और जो पद्म विभूषण है वो कब मिला, तो वो 1988 में मिला। तो दो डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद 1969 में इन्हें विक्रम विश्वविद्यालय, उसके बाद 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और उसके बाद 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय और 1984 में बनारस विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि भी दी गई थी, आपको याद रखना है। इससे पूर्व महादेवी वर्मा ने नीरजा के लिए, जो नीरजा उनकी जो काव्य संग्रह काव्य है उनके लिए 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें 1934 ईस्वी में मिला था। 1942 ईस्वी में इन्हें जो स्मृति की रेखाएं हैं इसका संस्मरण, उनके लिए द्विवेदी पदक भी इन्हें मिला था। तो द्विवेदी पदक इन्हें स्मृति की रेखाओं के लिए 1942 ईस्वी में मिला था। उसके बाद यमा नामक जो इनका काव्य संग्रह था, जो कि 4 कविताओं का संग्रह था और 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये काव्य संग्रह के लिए उन्हें भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो इन्हें प्राप्त हुआ था। किसके लिए? वो यमा के लिए। और 1968 ईस्वी में सुप्रसिद्ध जो भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन है, इन्होंने इनके संस्मरण वह चीनी भाई 1963 में जो हिमालय के नाम से प्रकाशित हुआ एक बांग्ला फिल्म भी इनके निर्माण किया था और जिसका नाम नील आक्रोश नीचे था। ठीक है, नील आक्रोश नीचे। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद 16 सितंबर 1991 ईस्वी को भारत सरकार ने इनके जो डाकटार जो विभाग होता है उसमें इन्होंने जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा का जो है वो जो एक डाक टिकट, जो 2 रुपये का डाक टिकट प्रकाशित किया था। तो ये डाक टिकट प्रकाशित किया था, कब किया था ये सवाल पूछा जाता है। तो ये डेट याद रख लोगे। और यहाँ तो एक और व्यक्ति के साथ, जो एक और कवि हैं उनके साथ छापा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा का जो चित्र है वो डाक टिकट पर छापा गया था। तो ये आपको याद रखनी होगी बात। ठीक है, उसके बाद इनका जो साहित्य में यदि इनके योगदान में बात करें तो महादेवी वर्मा का साहित्य में काफ़ी जो एक उचित योगदान इनका दिखता है, साहित्य में इनका योगदान दिखता है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जो आविर्भाव हुआ था उसमें खड़ी बोली, जैसे कि मैंने बताया था कि खड़ी बोली में जो आकार परिष्कृत हो रहा था और जो ऐसा माना जाता था कि ब्रज भाषा की जो कोमलता है वो हिंदी में नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा ने इस जो विचार था उसका खंडन करते हुए जो ब्रज भाषा की कोमलता थी उसको हिंदी में इन्होंने लाने का प्रयास किया और उनको सुझस्तित किया, हिंदी को भी इन्होंने सुझस्तित किया। और गीतों की रचना शैली, भाषा और अनोखे लय और सरलता भरी है और साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है जो पाठक के मन को, चित्र को खींच लेती है। तो ये गुण है जो महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण से आप इनके जो कविताएं पढ़ोगे तो आप मंत्रमुग्ध होते चले जाओगे। और ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, छायावाद के जो समृद्ध कवि हैं, ये जो मैंने 4 स्तंभ जो छायावाद के हैं वो मैंने आपको बताया है। और 1983 ईस्वी में आयोजित जो 3रा विश्व हिंदी सम्मेलन था उसके समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थी वो इन्हें ही बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखनी है, ये बातें जो है ये हमेशा आपको एग्जाम में है वो पूछी जा सकती है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यद्यपि महादेवी वर्मा ने अभी तक तो कोई उपन्यास मतलब कोई उपन्यास नहीं लिखा, नाटक या कहानी नाटक इन्होंने मतलब कम ही लिखा है, लेकिन उनका जो लेख है, उसके जो निबंध है, उनके जो रेखा चित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो गद्य लिखा है वो एक सर्वोत्तम गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलता है, जिनमें जीवन का संपूर्ण वैविध्य समय मिलता है और बिना कल्पना, इन्होंने कल्पना नहीं, यथार्थ पे ज़्यादा फोकस किया, कल्पना पे फोकस नहीं किया है। तो बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए ही कोई रचना गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, ये महादेवी वर्मा को पढ़कर ही पता चलता है। यदि मौलिक रचनाओं के अलावा इनकी जो सृजनात्मक अनुवाद की बात करें तो इन्होंने उनमें भी आपको देखने को मिलता है कि सप्त करना जिसका अनुवाद उन्होंने 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया था, ये अनुवाद इनकी जो अनुवादित गुण था, ट्रांसलेट करने का जो गुण था, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने 39 जो चयनित महत्वपूर्ण अंश है, जैसे कि जो रामायण हो गया, थेर गाथा हो गया, अश्वघोष की जो कालिदास, भवभूति, इन सब की जो प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि की किताबें हैं उनको भी संग्रह करके इन्होंने अनुवादित किया था। तो इनसे पता चलता है कि इनकी जो गुण है, ये जो साहित्य में इनका जो गुण है वो कितना जो सजग है, कितने उत्कृष्ट है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो महादेवी वर्मा है उनके जो चीज़ें हैं, उनके जो कविताएं हैं, उनके जो जितने भी जैसे कि रचनाएं हो गई, उनके जो जीवन हो गया, उनका जो शिक्षा हो गई, उनका जो कला का जो क्षेत्र हो गया, उन सब पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस किया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो नहीं करेगा, और चैनल जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो चैनल है वो ग्रो होना चाहिए। और मुझे मोटिवेशन एक मिलता है जब आपका जो वीडियो है उस पर व्यू आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो मैं स्टूडेंट्सों के लिए कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, इससे उनको लाभ मिल रहा है। जब आप जब एक जो जुड़ाव एक दूसरे से जब बनता है तभी जो काम है वो काम करने में मज़ा आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, उस पर कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अपना सुझाव आप जरूर दें, और जो इसको शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनका लाभ हो सके। तो ये जो पार्ट 5 था, ठीक है, और इसके बाद पार्ट 6 आएगा जिसमें हम शायद जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद को इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप JSS CGL के सिलेक्शन में जो यात्रा है उसमें हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।